तो पढ़ते हैं चैप्टर सेकेंड, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। तो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है द एज ऑफ सोशल चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ना अचानक से ड्रामेटिक चेंज आए। जैसे ही लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया, लोगों की आँख खुलने लगी और सोसाइटी स्ट्रक्चर जो थी वो अलग तरीके से हो गई। सब कोई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, उन्हें कंजर्वेटिव्स कहते थे, और कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। तो कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो कि ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, मतलब उन्हें नहीं चाहिए कि अचानक से वो एक दिन में राजा है तो दूसरे दिन में वो भिखारी हो जाए। मतलब ठीक है, चेंजेस है तो स्लोली ग्रेजुअली वो चेंजेस हो जाए। वहीं जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो, एक ऐसा स्टेट हो जिसमें कि क्या कहते हैं, सारे धर्म के लोग हों, एक पार्लियामेंट्री फंक्शन हो और कोई हेरिडेटरी रूल ना हो, मतलब राजा का बेटा राजा ना हो, इस टाइप के रूल्स ना हो। ये लोग लिबरल, लेकिन इन्हें ना बस एक बात से प्रॉब्लम थी कि ये वीमेंस को वोट नहीं देने के लिए सपोर्ट करते थे। मतलब अगर वोट हो, पार्लियामेंट तो बने, लेकिन उसमें वीमेन जो है वो वोट ना करें। रेडिकल्स वहीं चाहते थे, थोड़ा दिमाग लगाया उन्होंने बाकी सारी चीज़ें चाहते थे। वो चाहते थे कि चेंजेस हों, ट्रांसफॉर्मेशंस हों, लेकिन जो वीमेंस हैं वो भी वोट करें। उन्होंने सफ्रागेट मूवमेंट्स का काम किया था। जैसे ये हमारा पहला है लिबरल्स। यहाँ पे लिबरल्स आते हैं, ये सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करने के लिए बोलते सारे रिलीजन्स रहेंगे, हमारे पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी रहनी चाहिए, और जो एक वेल ट्रेन जुडिशरी है, यानी जो न्याय वाला डिपार्टमेंट है वो भी सही होना चाहिए, और जो कि पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट हो, कोई भी उसके ऊपर रूलर्स ऑफिशियल्स का जोर ना चले। दे वेयर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन ये डेमोक्रेट नहीं थे, मतलब बताया ना अभी कि वीमेन के वोट्स के लिए सपोर्ट नहीं करते थे। वहीं रेडिकल्स थे जो एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें जो गवर्नमेंट बने वो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन पे डिपेंड करे, मतलब जो कंट्री की ज़्यादा वाली पॉपुलेशन है, ज़्यादा वाला हिस्सा है, ये उस पर डिपेंड करे। ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी कुछ लोगों के हाथों में प्रॉपर्टी रहे, और नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी रहे, और ऐसा नहीं था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसके खिलाफ थे, मतलब किसी एक के हाथ में सारा पैसा नहीं होना चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए। वहीं कंजर्वेटिव्स आते हैं, इन्होंने कहा भाई चेंज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं, एंड इनका रिवॉल्यूशन के बाद स्टार्ट लगा कि ऐसा ना हो कि मुझे भी मार के भगा दिया जाए, तो इन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट तो किया लेकिन कुछ स्लो। और इसने क्या किया कि कहा कि पास की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, हमें भी रिस्पेक्ट दो, और स्लोली चेंजेस के लिए इन्होंने किसी तरीके से मान लिया। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंजेस। तो इस टाइम पे हुआ क्या कि इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस देखने को काफ़ी ज़्यादा मिले। पहले तो जो वीमेन थे और जो चिल्ड्रन थे, इन्हें फैक्ट्रीज़ में लगाया गया। मतलब जैसे जैसे हो क्या रहा था ना कि यूरोप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, और उसी बीच में ना जो इंडस्ट्रीज़ लगने के बाद हमें बहुत सारे सोशल चेंजेस, समाज में बहुत अजीब तरीके से चेंज हुआ। जैसे जो मेंस थे, जो वीमेन थी एंड जो चिल्ड्रन थे, इन्हें ज़बरदस्ती फैक्ट्रीज़ में वर्क करना पड़ रहा था, वो भी लो वेजेस में। जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, who were factory owners felt that workers efforts must be encouraged। इनको लगता था कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, इनके जो भी एफर्ट्स हैं, इनको हमें इनकरेज करना चाहिए। सोशलिज्म इन यूरोप। अब बात आती है कि सोशलिज्म यूरोप में आया कैसे। तो सोशलिस्ट जितने भी थे ना, वो चाहते थे कि किसी एक के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे। तो इनके लिए ना डिफरेंट विजन्स भी थे फ्यूचर को लेके। तो ये इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बिलीव करते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ करती थी जिसमें सब लोग मिलजुल के क्या करते थे, काम किया करते थे। मतलब कोई एक मालिक नहीं होता था, बल्कि इसके ढेर सारे मालिक हुआ करते थे। सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, और कुछ ने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको इनकरेज करना चाहिए कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो गवर्नमेंट को बनवानी चाहिए। हालांकि ये जो कोऑपरेटिव का जो आइडिया था वो हमारा दिया था रॉबर्ट ओवेन ने, एंड यहाँ लिख देती हूँ, रॉबर्ट ओवेन ने, और इसका आइडिया दिया था लुई ब्लैंक ने।
हम्म, ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी मिनी काम नहीं कर रही है। कोई नहीं, तो यहाँ पर एक लुई ब्लैंक आप स्पेलिंग लिख सकते हो, LOUIS एंड BLANC, ब्लैंक। ओके, शायद मैंने पाम रिजेक्शन ऑन नहीं किया, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिलहाल यहाँ पे लुई ब्लैंक थे और यहाँ पर इन्होंने ये काम किया था, आई मीन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो गवर्नमेंट के थ्रू हैंडल होनी चाहिए, ये इन्होंने आइडिया दिया था। वही हमारे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इनका नाम कोई कैसे भूल सकता है। इन्होंने कहा था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये कैपिटलिस्ट की है। मार्क्स बिलीव दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म। तो मार्क्स का कहना था कि जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी में जो वर्कर्स हैं उनको कैपिटलिज्म वो लोग हुआ करते थे जिनके पास पैसा हुआ करता था, उनसे उनको मुक्त होना चाहिए। और एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, तो हमारी कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। कम्युनिस्ट के ऊपर मतलब समुदाय होता है, कम्युनिस्ट का मतलब समुदायवाद, तो एक समुदाय के थ्रू उसको चलाना चाहिए। कोई एक लोगों के पास पैसा ना रहे कि हमें बस एक इकलौता मालिक रहे और वो जो चाहे वो जुल्म करें। सोशलिज्म गिवन सपोर्ट, तो फिर सोशलिज्म का धीरे धीरे यूरोप में फैला था, आइडिया भी आ गए थे, तो अब लोगों ने क्या किया कि सोशलिज्म का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और लोगों ने कुछ इस तरीके से सपोर्ट किया कि जर्मनी, इंग्लैंड और ये सब चीज़ों में ना डिफरेंट टाइप के फाइट्स के लिए या बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, जैसे मैंने बताया कि वीमेन, बच्चे, मैन सब लोग जाते थे, तो इनके लिए क्या था, एक बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए सबने डिमांड स्टार्ट कर दी। दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। इन्होंने क्या किया, फंड्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए, वर्किंग आवर्स में रिडक्शन करने की मांग की और कहा हमें वोट करने का भी राइट चाहिए। ऐसे चीज़ें इन लोगों के अंदर उठी। इसके लिए इन्होंने कई सारी पार्टीज़ बनाई थी, जैसे रशिया में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एंड बहुत सारी पार्टीज़ के नाम आपके वहाँ पर दिए हुए हैं, गिवन है। द रशियन रेवोल्यूशन इन 1914, निकोलस सेकेंड द रशियन एम्पायर। तो फिलहाल ये निकोलस सेकेंड था, यहाँ पे इनका नाम था ज़ार निकोलस सेकेंड, जिन्होंने क्या किया था, तो ये 1914 में रूल कर रहे थे। और उस टाइम पे इकोनॉमी और सोसाइटी कुछ ऐसी थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रशियन पॉपुलेशन थी ना, वो एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी पे निर्भर थी, और इंडस्ट्रीज़ भी नई नई लग रही थी, और जो मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, जो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे। और वर्कर्स भी दो टाइप के लोगों में डिवाइड हो गए थे। लेकिन ये लोग ना, जैसे कि एक वर्कर्स किस टाइप के, कि जो हायर क्लास वर्कर और लोअर क्लास वर्कर इस टाइप की चीज़ों में डिवाइड हो गए थे। लेकिन ये लोग क्या थे ना, ये लोग डिससेटिस्फाइड थे। जब भी कभी डिससेटिस्फाई होते तो ये लोग क्या करते ना, आपस में जुड़ जाते। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ये छोटा वर्कर है, ये बड़ा वर्कर है, अगर ये डिससेटिस्फाइड है तो आपस में मिलजुल के यूनाइट होकर स्ट्राइक कर देते थे, मतलब काम को रोक देते थे। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, तो अब उनके अंदर नोबिलिटी मतलब जो नोबल पर्सन्स थे, जिनके पास ढेर सारी ज़मीन होती थी ना, पीजेंट्स के लिए उनके दिल में भी इज्जत नहीं बची थी। तो इन लोग जैसे कि फ्रेंच पीजेंट्स थे, उनको भी क्या हुआ था, बाद में लगा कि ये लोग हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हड़प रहा है, तो उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया था। रशियन पीजेंट्स वेर द ओनली पीजेंट कम्युनिटी विच पूल देयर लैंड एंड देयर कम्युनिटी डिवाइड इट। रशियन पीजेंट की एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि अपने लैंड्स को क्या कर रहे थे, वो इकट्ठा कर दे रहे थे, छोटे छोटे पार्ट्स होते उनके, उन्होंने पूल कर दिया और फिर क्या की, इसमें फसल उगाई, और फसल उगाने के बाद जो है वो आपस में बांट लिया। मतलब ऐसा नहीं कि अगर लैंड पैचेस छोटे हो गए तो उसकी वजह से किसानी करने में दिक्कत आए। तो ये पीजेंट्स क्या थे कि कुछ अलग थे, मतलब सारे रशिया के पीजेंट से तो ये काफ़ी अलग थे। सोशलिज्म इन रशिया, रशिया पहला कैसे, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ना, मैंने बताया कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो जगह जगह पर बन रही थी सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। लोगों की हालत देख के, पीजेंट्स और वर्कर्स की जो हालत थी, कंडीशन थी, उसको देख के वो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि सोशलिज्म आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब जार निकोलस था तो उसने सारी पार्टी को इलीगल करके रखा था 1914 तक। लेकिन रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर वर्क पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1900, फिर भी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनी। इसने ना पीजेंट्स के राइट्स देने के लिए बात कही और कहा कि जो नोबल्स हैं यानी जो जमींदार लोग हैं
उन्हीं नहीं, उनके ऊपर से क्या करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हटानी चाहिए और जो लैंड है वो किसको दे देना चाहिए, तो वो पीजेंट को दे देनी चाहिए. एज लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द पीजेंट्स पीरियडिकली एंड इट वॉज फेल्ट दैट पीजेंट्स एंड वर्कर्स वुड बी मेन सोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन. तो जैसे ही लैंड डिवाइड हुआ पीजेंट्स के बीच में, तो ये समझ में आया कि पीजेंट्स और वर्कर्स ये दोनों ही रिवॉल्यूशन का कारण बनेंगे. लेकिन लेनिन इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहा था. उसने क्या किया ना कि उस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप. उसने कहा कि पीजेंट्स एक ही सोशल ग्रुप नहीं है. द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स. और जैसे ये रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई. एक तो व्लादिमीर लेनिन की तरफ था और एक थे मेंशेविक्स. मतलब इनकी अलग कहानी चल रही थी. ये बोल्शेविक्स है और ये रहे मेंशेविक्स. पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी. अब आता है 1905 का. अच्छा, बोल्शेविक्स की ये स्पेशलिटीज़ थी कि जो भी पॉलिटी मेंबर्स हों खाली वही आए. और यहाँ पर ये था कि कोई भी हो भाई, मुँह उठा के चले आओ, सबको ले लेंगे. मेंशेविक्स का ये था. इसी वजह से क्या हुआ, और इसका जो हेड था बोल्शेविक का, यही था लेनिन. लेनिन मतलब व्लादिमीर लेनिन. आप लोग राइटिंग पे ना जाएं. द 1905 का रिवॉल्यूशन, मेरी रियल की राइटिंग ऐसी नहीं है बट हाँ मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे, तो ऐसी राइटिंग हो जा रही है. द 1905 का रिवॉल्यूशन. अब रशिया में भाई रूल कर रहा था राजा, मतलब थी पूरी की पूरी ऑटोक्रेसी. और वो ना बिल्कुल नहीं चाहता था. अब कौन सा राजा चाहेगा कि उसके राज्य में पार्लियामेंट बने. लेकिन कुछ लोग वहीं पे थे जो खुराफाती थे. उन्हें चाहिए थी लिबरल्स, जिन्हें चाहिए था कि ये स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब जो ऑटोक्रेसी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए. लेकिन इन्होंने क्या किया, लगातार डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन का और रिवॉल्यूशन कर दिया 1905. अब होता क्या है, उसी में ये लोग कचड़ पचड़ किए ही हुए थे. तभी एक सीन हो जाता है ब्लडी संडे का, क्योंकि अचानक से जो प्राइसेस है ना वो 1904 के बाद से वो उसमें रियल वेजेस में उनकी डिक्लाइन आ जाती है 20% की. और इस टाइम ना 4 मेंबर्स ऑफ विटलिव ऑरेंज वर्कर्स वेयर डिसमिस्ड. तो यहाँ पे इनको डिसमिस्ड कर दिया जाता है. और फिर ये देख के लगता है भाई ऐसे आज 4 लोगों को डिसमिस किया है तो आगे हमें भी डिसमिस ना करने, कहीं सबको अपनी जॉब का लगने लगा खतरा. तो जब उन्होंने क्या किया, पहले तो उनके रियल वेजेस घटा दिए. मतलब जितने भी वर्कर्स थे उनकी जो रियल जो वेजेस आ रही थी, मतलब जितना वो कमा रहे थे दिहाड़ी वगैरह, उसको कम कर दी गई. और कम करने के बाद 4 लोगों को हटा भी दिया. इतनी मनमानी. उसके बाद तब लोगों ने लिया क्या, एक्शन. अब यहाँ से स्टार्ट होगा. लगभग यहाँ पर आते हैं कितने वर्कर्स, 11,000 वर्कर्स आते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में. और फिर करते क्या है, स्ट्राइक, काम रोक देते हैं. और एक कहते हैं कि जो रिडक्शन है वर्किंग आवर्स, पहले तो हमारा जो वर्किंग आवर्स मतलब जितने घंटे हम काम कर रहे हैं उसको कम कर दो, और जो हमारे पैसे हैं ना उसको भी बढ़ा दो. दोनों चीज़ किन लोगों ने डिमांड की. सोचा 11,000 लोग हैं, कुछ तो काम बनेगा ही. लेकिन जो ज़ार निकोलस था बड़ा ही बदतमीज़ इंसान था और उसने पुलिस और कॉसेक्स को ऑर्डर दे दिया कि जाके मार डालो सबको. ओपन फायरिंग का ऑर्डर मिलते ही लगभग 100 वर्कर्स को उन लोगों ने मार डाला. और स्ट्राइक्स टुक अ प्लेस एज अ रिएक्शन. पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और फिर तो लोगों का एकदम गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया ना ब्लडी संडे के बाद से. जिसको हेड कर रहे थे ना ब्लडी संडे को, उनका नाम था फादर गैपॉन. और ये लोग गए थे विंटर पैलेस में. तो यहीं पे क्या हुआ ना, ज़ार अब एकदम मजबूर हो गया. और मजबूर होने के बाद इसने एक पार्लियामेंट बनाई जिसका नाम रखा डूमा. और फिर ज़ार को लगी थोड़ी सी आया ईगो हर्ट हुआ. तो उसने कहा भाई 75 दिन में, पहले ही 75 डेज में उसको पहले ही डूमा क्या कर दी, सस्पेंड कर दी. और कहा अब जो दूसरी डूमा होगी ना उसका हम इलेक्शन करवाएंगे. लेकिन उसने ना अच्छा काम किया ये कि उसने एक बढ़िया सा काम ये किया कि उसने डूमा के जितने भी वोटिंग राइट्स ने उसको चेंज कर दिया. और सिर्फ अपने ही लोगों को डूमा में रखा और किसी को रखा ही नहीं डूमा में.
अब क्या हुआ कि पहली बार द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, वॉर लड़ने का रशिया को बहुत शौक था। पहले तो वो वॉर लड़ रहा था किससे, कि जापान से कोरिया वाले रीजन की तरफ में। अब आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको उसमें भी कूदना था, तो वो उसमें भी कूद गया। और रशिया जब इनिशियली पॉपुलर अबाउट लेटर सपोर्ट ग्रीव हिम, एक एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स आ गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी था ना, वो रशिया के काफ़ी अगेंस्ट में था। तो जितनी भी रशियन आर्मीज थी वो बुरी तरीके से हार जाती, किससे, जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से। तो एक तो इतना भयंकर हार होती है जर्मनी से उसकी, और उसी में हो जाती हैं 7 मिलियन कैजुअलिटीज़, मतलब 7 मिलियन लोग मर जाते हैं। 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया, 3 मिलियन लोग जो बाहर से आए हुए थे वो भी मर जाते हैं। और पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट पड़ता है। भाई 7 मिलियन लोग मरे हैं तो इंडस्ट्रीज़ को तो असर पड़ेगा ही। अब यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज पड़ जाती है, जो रेलवे लाइंस हैं वो पूरी बंद हो जाती हैं, और स्मॉल वर्कशॉप्स भी होती हैं वो भी बंद हो जाती हैं। अब पूरी तरीके से मतलब एकदम आकार टाइप का पड़ गया। शॉर्टेज ऑफ ग्रेन भी नहीं बची और ब्रेड भी नहीं बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा, रशिया के पास कंगाल हो गया था। इसी बीच में फिर से एक रिवॉल्यूशन होता है जिसे हम जानते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन पेट्रोग्रेड में। अब ये जो सेंट पीटर्सबर्ग था ना, लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे जर्मन से कि इन्होंने अपना सेंट पीटर्सग्रेड का नाम पेट्रोग्रेड रख दिया था चेंज करके। और हाँ, एक थी जार निकोलस की रानी जारिना अलेक्जेंड्रिया। अभी हम उनके बारे में शायद हो सकता है आगे बढ़ें। और उनका एक जो था कह सकते हो शुभचिंतक था, जिसका नाम था रासपुतीन। अभी हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको देखते हैं कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। अब इवेंट्स क्या हुआ, तो 1917 में पेट्रोग्रेड में बड़ी दुर्दशा थी, मतलब बड़ी दुख भरी स्थिति थी, ग्रीमिंग थी, और फूड शॉर्टेज थी। वर्कर क्वार्टर्स में एकदम वर्कर्स एकदम मरे पड़े थे, कोई अच्छी हालत थी नहीं। तो 22 फरवरी को ना सबने फैक्ट्री में ताला लगा दिया। और ताला लगाने के बाद ना जो 50 फैक्ट्री के रीवर्स थे उन्होंने सिंपैथी ज्वाइन की। विमेन ने भी प्रोटेस्ट किया, और ये लोग क्या कहे, इसी को कहा गया इंटरनेशनल वीमेंस डे। मतलब क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने फरवरी में रशिया में रिवॉल्यूशन कर दिया था, इस वजह से इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है। कब, तो 22 फरवरी को। तो गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू एज अ क्वार्टर्स। अच्छा, यहाँ पे एक रिवर नेवा थी, इसकी एक साइड तो बिल्डिंग थी, मतलब बढ़िया बढ़िया लोग रहते थे, और एक साइड गरीब लोग रहते थे। तो जब इन लोगों को लगा कि अब हमें दिक्कत हो रही है ना, तो ये लोग रिवर क्रॉस करके इस साइड आ गए और यहाँ पर आके करने लगे क्या, प्रोटेस्ट। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अब क्या करते हैं ना, हम कर्फ्यू लगा देते हैं। फैशनेबल एरिया एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वेयर सराउंडेड बाय वर्कर्स, क्योंकि सब लोगों ने घेर लिया था इनको। जितने भी इधर वाले वर्कर्स आए थे रिवर नेवा से क्रॉस करके, उन्होंने घेर लिया और कहा कि अब हम यहाँ पर एरिया में बिल्डिंग्स को मतलब कैप्चर कर लिया था। जैसे ही 24 एंड 25 को गवर्नमेंट ने कैवलरी को बुलाया और कहा कि एक काम करो, इनके ऊपर ना पूरी की पूरी अपनी आइज़ रखो, मतलब ध्यान रखो कि ये लोग कर क्या रहे हैं। जैसे ही 25 फरवरी को उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, हो सकता है मेरे ऊपर ही जनता हावी हो जाए, उसने पूरी की पूरी ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। मतलब भाई अब हर तरीके से गया ये इंसान। पहले तो इसने वर्कर्स एंड जो पीजेंट्स थे वो तो ऑलरेडी खिलाफ थे, और उसके बाद इसने इतना वॉर लड़ा दिया था ना कि कैवलरी भी एकदम गुस्साई हुई थी। और इसने मतलब अपने ही लोगों पे कह दिया था कि आप कर्फ्यू लगाओ, जो अगर मेरे खिलाफ सजेस्ट करता है वो दिखाई दे उसको मार डालो। अब लोग कितना ही मारेंगे, मतलब 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ ऑलरेडी हो चुकी थी, उसके बाद भी इसका मतलब मन नहीं भर रहा था, इसे लग रहा था कि और मारो और मारो। तो फाइनली सबकी आंखें खुली, और इसने जब फाइनली एक लोग थे जो इसे सपोर्ट कर रहे थे वो थे कंजर्वेटिव्स, और इसने अपना गड्ढा वहाँ पे भी खोद लिया और ड्यूमा को क्या किया, फाइनली सस्पेंड कर दिया। जितने थे पॉलिटिशियंस वो भी इसके अगेंस्ट हो गए। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंसैक्ड, कैवलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन, कैवलरी को दोबारा बनाया गया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट म्यूटिनीड, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। और सब ने मिलकर सोवियत फाउंड कर ली, सब ने काउंसिल बना लिया, चलो अब बस राजा का खेल खत्म। दिस वॉज द पेट्रोगेट सोवियत, इसी को नाम से जाना गया पेट्रोगेट सोवियत के नाम पे।
और फिर जार में गए एक लोग मिलने के लिए। मिलिट्री कमांडर्स ने कहा कि भाई अब तुम ना अपनी अगर गद्दी त्याग देते हो तो ही तुम्हारा भला है। और फिर जार निकोलस ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ ही दी और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, जो कि सोवियत था ना, जिन्होंने ये सोवियत और काउंसिल फॉर्म किया था, उन्हीं लोगों ने यहाँ पे एक सोवियत फॉर्म कर दी। और डूमा लीडर्स ने, जो डूमा लीडर्स थे पहले हुआ करते थे, उन्होंने कंट्रीज़ को चलाना स्टार्ट कर दिया। अब पीपल्स को भी लगा कि अच्छा ही तो चल रहा है। पार्लियामेंट्रियंस वर्क करने लगे, वीमेन वर्कर्स, सोल्जर्स और मिलिट्री कमांडर्स सब इसमें आ गए। सबको लगा कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ, जार निकोलस एटलीस्ट चला गया, अब राजगद्दी नहीं है, हमारे पास अपनी पार्लियामेंट है। लेकिन इफ़ेक्ट्स क्या हुआ, इसकी चीज़ें क्या हुई कि पब्लिक मीटिंग्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, एसोसिएशन जितने बने थे उनको भी रिमूव कर दिया गया। और लेकिन सोवियत भी हर जगह सेटअप होने लगी क्योंकि सोवियत का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा था। और जैसे कि फैक्ट्रीज़ हो गई, कमिटीज़ हो गई, क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियल्स रैन दियर फैक्ट्रीज, और एक कमिटीज़ बनाई गई इस चीज़ के लिए कि ताकि देख सके कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैसे फैक्ट्रीज़ को चला रहे हैं। सोल्जर्स की कमेटी बनी कि कैसे आर्मी फॉर्म हो रही है, क्या अंदर चल रहा है। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि कैसे जो बोल्शेविक है उनका क्या कहते हैं ना, जो इन्फ्लुएंस था, यानी बोल्शेविक अब वापस आ चुके थे। पहले तो वो एग्जाइल में था जो व्लादिमीर लेनिन था, क्योंकि पार्टी बनाना इलीगल था, उसने पार्टी बनाई, ताम झाम किया, तो उसको एग्जाइल में भेज दिया गया था, यानी मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया था। तो इसमें बोल्शेविक्स जो थे ना वो थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, वो थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे थे, तो इनको लग रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उनकी पावर अब कम हो रही है। तो इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। इन्होंने अटैम्प्ट्स या वो जो फैक्ट्रीज़ है ये सारी चीज़ें, और इन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया। पीजेंट्स और जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे ना, इन्हें कहा गया कि तुम लोग एक काम करो, सारे के सारे जो अपने लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे, पीजेंट चाहते थे कि जितने भी नोबल्स हैं वो अपनी ज़मीन हमें दे दें, वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब में बांट दें। लैंड कमिटीज़ वेर फॉर्म्ड एंड पीजेंट सीड्स लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1947। जितनी भी लैंड कमिटीज़ थी उनको फॉर्म किया गया, और जितनी भी ज़मीन थी ना नोबल्स के पास सब छीन ली गई। कब तक में? 1917 जुलाई से 9 सितंबर तक में सारी ज़मीन वापस ले ली गई। खतरनाक पीजेंट्स थे। फिलहाल अभी रिवॉल्यूशन ख़त्म कहाँ हुए, रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन चल रहे थे, और उसी के सीरीज में आया एक नया से वो रिवॉल्यूशन लॉन्च है, जैसे कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। 1917 में ना लेनिन को फिर लगा कि अब कुछ तो तूफानी करते हैं, और इसने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी से सोशलिस्ट पार्टी बना दिया। और अ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर। इसमें सीजर करने का मतलब, क्योंकि भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट ना और बोल्शेविक्स में तनातनी हो चुकी थी, तो अब इसने मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी भी फॉर्म कर दी। और अब इसको लड़ना था किसके अगेंस्ट? तो प्रोविजनल गवर्नेंस के अगेंस्ट। तो अब ये आया 24 तक अक्टूबर में, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थे ना उसके थे प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर जो केरेंस्की हैं उन्होंने ट्रूप्स को बुलाया, सेना को बुलाया कि भाई अब तो हमारी अगेंस्ट में ये जो बोल्शेविक्स हैं ये आ रहे हैं और हमें परेशान करेंगे। तो इन्होंने ट्रूप्स को बुला लिया था, लेकिन मिलिट्री मैन जो थे वो लॉयल थे किससे? गवर्नमेंट से। इन्होंने बोल्शेविक्स के न्यूज़पेपर्स जो थे उनको सीज़ कर दिया। मतलब अब चलो खबर फैला रहे हो, तुम्हारे न्यूज़पेपर ही सीज़ कर देते हैं, तुम करोगे क्या? लेकिन इन्होंने टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिसेस, विंटर पैलेस, सब ये सारी चीज़ें ना बंद कर दी गई, ताकि ये लोग विंटर पैलेस को कुछ कर ना पाए, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ होती है सूचना को ये लोग बंद कर देते हैं। आपस में एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना ही नहीं पहुँचेगी तो ये कर क्या पाएंगे, इसीलिए ये सारी चीज़ें कर दी गई। लेकिन उसमें ना ये जो रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी, इन्होंने क्या किया, जो ये बोल्शेविक ने फॉर्म किया था ना ये रिवॉल्यूशनरी कमेटी, इन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिस को ही सीज कर दिया और मिनिस्टर्स को ही अरेस्ट कर दिया। एक बार में कहानी ख़त्म। और जो अरोरा शिप थी वो शेयर्ड करके विंटर पैलेस आई, और ये सारी चीज़ें क्या कर ली, अलग अलग जगह पे ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे रुक गई। मतलब ओवरऑल प्रोविजनल गवर्नमेंट का खेल ख़त्म था।
रात भर में जो सिटी है उसमें सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं सब ने सरेंडर कर दिया, और ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड अप्रूव द बोल्शेविक इलेक्शन एक्शन। और ये जो सोवियत था इन्होंने क्या कर दिया, बोल्शेविक एक्शन को अप्रूव कर दिया कि भाई ठीक है तुमने जो किया वो किया, और ये मिनिस्टर्स को तुमने वो कर दिया। तो एक तरीके से होता नहीं कि घोषणा हो गई कि अभी इन्होंने अरेस्ट कर दिया, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। धीरे बहुत भारी मात्रा में पहले तो फाइटिंग चली कहाँ, मॉस्को में, और लगभग दिसंबर तक जो बोल्शेविक्स हैं वो लड़ाई वड़ाई जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ में थे या अगेंस्ट में थे उनसे लड़ाई की, और बोल्शेविक्स ने मॉस्को को कंट्रोल कर लिया और जो पेट्रोग्रेड एरिया था उसको भी कंट्रोल कर लिया। पीपल जो भी इन्वॉल्व थे लेनिन बोल्शेविक्स में, उन्होंने एक प्रो गवर्नमेंट फॉर्म करने का मतलब एक डिसीजन जो होता है कि पीपल कौन कौन थे इस सब में, तो ये लेनिन था, वो जो बोल्शेविक ट्रूप्स बोल्शेविक्स का हेड ही था ना लेनिन। इफेक्ट्स, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इतनी सारी लड़ाई दड़ाई हो गई, बोल्शेविक जीत गए, लेनिन भी आ गया, तो लेनिन को लगा कि अब एक काम करते हैं कि हम जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से करवा देते हैं जो भी हमने आए थे, क्योंकि जब लेनिन आया था ना तो उसने बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, जैसे कि अप्रैल थेसिस वगैरह दिया था उसने, तो बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे उसको लेके आए। लेकिन अब इन लोगों को क्या हुआ कि इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो सारे के सारे जो बैंक्स थे उसको नेशनलाइज कर दिया गया, और जितनी भी लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी, इन्होंने कहा कि जो पीजेंट्स नोबल्स ने ज़मीन ली है उसको हटा दो, और जो ओल्ड टाइटल्स हैं उनको भी बैन करवा दिए गए, नए यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन करवाए गए ऑफिशियल्स के लिए। अब रशिया में केवल एक पार्टी चलती थी जो कि बोल्शेविक्स थी। ट्रेड यूनियंस जो है वो पार्टी कंट्रोल करते थे, व्यापार वगैरह कुछ भी करना है तो सिर्फ पार्टी की मदद से करो। और प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज फॉर प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, दिस लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक ऐसा कहा गया कि अब जो भी प्रोडक्शंस वगैरह होंगे वो कुछ टाइम पीरियड के ड्यूरेशंस में होंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, जो इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन थे उन्हें इंक्रीज़ कर दिया गया। स्कूलिंग सिस्टम अच्छे कर दिए गए, और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फॉर्म्स स्टार्टेड, मतलब जो ज़मीन थी वो अब सब इकट्ठा करके क्या होगी, खेती होगी, ऐसा इन लोगों का कहना था। यही सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी कहानी ख़त्म कहाँ हुई, अभी तो फिर होगा एक बार सिविल वॉर, क्योंकि अब जो नॉन बोल्शेविक्स थे उन्हें कुछ तो बात खटक रही थी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट, कैसे बोल्शेविक अकेले राज कर रहे थे। तो कुछ लोग आए नॉन बोल्शेविक्स वाले, और उन्होंने क्या किया, ऑटोक्रेसी के भी कुछ लोग आए, जैसे कि एक थे ग्रीन रेड एंड वाइट के बीच में ये जो पार्टी थी वो मतलब लोग थे वो थे, जो ग्रीन वाले थे वो पीजेंट्स थे, एंड जो रेड वाले थे वो बोल्शेविक्स थे, एंड जो वाइट वाले थे वो कंजर्वेटिव्स थे। तो इन्होंने क्या किया, जो ऑटोक्रेसी थी उनको फिर से ये लग रहा था कि भाई बोल्शेविक्स आगे आ रहे हैं, तो बोल्शेविक्स, लेकिन जो है ना बोल्शेविक्स ही फाइनली जीतते हैं। सिविल वॉर में भी कोई सी भी वॉर हो, बोल्शेविक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स थे तो वो फिर भी जीत जाते हैं, और फिर एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनती है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं सिविल वॉर के ड्यूरिंग सारे के सारे नेशनलाइज हो जाते हैं, और सेंट्रलाइज प्लानिंग भी हो जाती है, फिर से रैपिड कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, स्कूलिंग सिस्टम वगैरह अच्छे से डेवलप किया जाता है। फिर उसके बाद लेनिन का हो जाता है काम ख़त्म, यहाँ से उनकी छुट्टी, और लेनिन के बाद आ जाते हैं उनके इनहेरिटेड वाले इंसान, मतलब जो उनकी राजगद्दी संभालेंगे वो होते हैं स्टालिन, और ये ले आते हैं फॉर्मूला कलेक्टिव फार्मिंग का, क्योंकि इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है भसड़, और भसड़ के चलते में क्या होता है कि जितने भी कुलक्स होते हैं, कुलक्स मतलब जो रिच फार्मर्स होते हैं, ये सारे लोग होते हैं, इनको कहा कि भाई तुम लोग रेडिंग करते हैं इनसे फसल जितना भी था, उन्हें लगा कि होड़ करके रखा होगा, लेकिन हालांकि कुलक से पास इन्हें कुछ मिलता नहीं है। फिर ये कहते हैं एक काम करो तुम ना सारे के सारे इकट्ठा करके फार्मिंग कर लो, नहीं तो अगर नहीं करोगे मेरे अगेंस्ट जाओगे ना तो तुमको हम फिर मरवा ही देंगे, और काफ़ी लोगों को ही मरवा भी देता है झूठ झूठ इल्ज़ाम लगा के कि तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, और फिर सोशलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हो, इसलिए कह के ना उनको मार देता है फिर।
तो उनको या तो पनिश कर देता था या फिर डिपोर्ट कर देता था, एक्साइल करवा देता था, मतलब कुल मिला के इसकी बात मानो या फिर मर जाओ। अब इन सब की जो कहानी हुई ना, उसका पूरे ग्लोबल पे इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, पूरी दुनिया पे। तो 1950 में ना it was recognized in country and outside that everything was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. Though its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, the essential freedom to its citizens was being denied. However, it was recognized that social ideas still enjoyed respect among the Russian. तो सारी चीज़ें थी, बड़ी दुर्दशा हो गई थी, लेकिन एक चीज़ थी कि जो सोशल आइडियाल्स थे वो अभी भी रशिया में चल रहे थे कि हाँ हमें ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वेयर रीथॉट इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। तो ये जो सोशलिज्म का आइडिया है ना, ये आ तो चुका था, लोग फॉलो भी कर रहे थे, चीज़ें अच्छी भी चल रही थी, तो लोगों ने क्या किया ना, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से इसे देखना शुरू कर दिया। एंड बस तुम लोगों को पता ही होगा यूएसएसआर वगैरह के बारे में, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बारे में, जो कि फॉर्म कर दिया गया था ताकि जो ऑटोनॉमी है वो दे दी गई थी इक्वालिटी के चलते, ताकि जितनी भी आजकल यूएसएसआर जो है वो टूट के 16 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया है, लेकिन तब ये ऑटोनॉमी के चलते यानी फिर इक्वालिटी के, सोशलिज्म के चलते इसे यूएसएसआर को फॉर्म कर दिया गया था। हालांकि आपका जो चैप्टर है वो यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो पढ़ लेना, बस ये करना और कुछ मत करना, पढ़ लेना, लेकिन एक बार बुक रीड करोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। चलो बाय बाय।